हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद इंडिया टीवी पर हम आज पूरे दिन परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल हैं। सीबीएसई ने कहा है कि रिजल्ट के लिए बेहतरीन मेथड अपनाया जाएगा, बेहतरीन फॉर्मूला अपनाया जाएगा, लेकिन छात्रों से लेकर उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स के बहुत से सवाल हैं। सवाल यह है कि रिजल्ट के लिए नंबरिंग आखिर कैसे होगी। दूसरा सवाल यह है कि 11वीं के रिजल्ट का असर क्या बोर्ड के फाइनल रिजल्ट पर पड़ेगा। तीसरा सवाल यह है कि एक छात्र की, एक स्टूडेंट की जो साल भर की मेहनत है, क्या उसका सही असेसमेंट किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई तरीका है? एग्जाम को लेकर इस साल ज्यादा मेहनत करने से आखिर उन बच्चों को क्या फायदा हुआ अगर सब कुछ असेसमेंट के आधार पर होने जा रहा है? तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ अमिता वट्टल हैं, आप प्रिंसिपल हैं स्प्रिंगल स्कूल की। हमारे साथ संध्या अवस्थी हैं, आप प्रिंसिपल हैं डीपीएस ग्रेटर नोएडा की। इसके अलावा प्रिया अरोड़ा हमारे साथ हैं, आप कुमार मंगलम स्कूल दिल्ली की प्रिंसिपल हैं। आप सबका पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अमिता जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, कैसे बच्चों को नंबर दिया जाएगा? सबसे पहला सवाल तो बच्चों का यही है। इससे पहले मैं किसी नंबर के बारे में बात करूं, मैं समझती हूं कि ये फैसला जो लिया गया है जी, वो सहानुभूति दिखाता है, क्योंकि हमारे देश में हमेशा से ये प्रतिक्रिया रही है और कि हमने इम्तिहान आजमाए हैं। तो इससे हटकर कोई भी चीज अगर होती है, मैं समझती हूँ कि बहुत ही पायनियरिंग और बहुत अच्छी चीज होती है जो हुई है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिसका ऐलान किया है कल। बच्चों की तबीयत, बच्चों का मिजाज आगे रख के ये इन्होंने आगे फैलाया था, जो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। जहां रही आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह का इसका फॉर्मूला होगा, अभी भी जब हम बात भी कर रहे हैं, इस दौरान भी सीबीएसई और कुछ हफ्ते पहले भी इन्होंने सीबीएसई के जो अथॉरिटीज हैं वो प्रिंसिपल्स के साथ मिलके इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा सा हिंट तो आ ही रहा था कि शायद इम्तिहान ना हो। तो 11वीं का कोई भी परसेंटाइल लेना, मैं समझती हूँ ये बहुत ही पर्सनल स्टेटमेंट है, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो 11वीं में बच्चे आते हैं तो उस दौरान उनका जो रुख होता है, वो अभी 10वीं खत्म करके आते हैं, वो थोड़ा सा खिलंदड़ापन भी उनमें होता है, वो स्ट्रेस अपने आप को करना चाहते हैं। तो 11वीं का कोई भी चीज लेनी मैं नहीं समझती हूँ कि ये अच्छी होगी। जहां रहा 10वीं का सवाल, 10वीं के जो कंटेंट्स होते हैं, उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें और 12वीं में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो 10वीं का कोई भी रिजल्ट लेके उसका एवरेज लेना, मैं समझती हूँ कि ये भी मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं होगा इसको आजमाना। पर हाँ, जहां रहा 12वीं का सवाल, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए यूनिफॉर्मिटी तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये वक्त ही इतना परेशान देही है। तो इस कई बच्चे हैं जो पूरे देश में जिन्होंने शायद ऑनलाइन करा भी नहीं हो, तो कई लोग बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल बहुत से ऐसे सवाल हैं पर किया हो, तो ऐसे बड़े से सवाल हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ कि 12वीं को आगे रख के कि किस तरह से 12वीं में बच्चों ने ऑनलाइन काम किया हो, या किस तरह से किसी स्कूलों में, कई स्कूलों में देश में, स्टेट स्कूलों में भी मैंने देखा था जब मैं घूम रही थी। अमिता जी, मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूं और जरा हम सिलसिलेवार तरीके से इस पर बात करते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ सके और बच्चों के सवालों के जवाब उनको मिल सके। संध्या जी, आप जरा समझाइए कि मैं से अगर इस तरीके से पूछूं आपसे कि मान लीजिए मेरा बोर्ड का एग्जाम इंटर का था और मैं उस तरह का बच्चा हूं कि एग्जाम से बस कुछ दिन पहले पढ़ता हूं और प्री बोर्ड को मैं कोई बहुत अहमियत नहीं देता हूं, तो फिर मेरे लिए तो बहुत अच्छी खबर है ये? बहुत सारे, जैसे आप कह रहे हैं, दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे आप कह रही हैं ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते और लास्ट एग्जाम में ही अपनी पूरी मेहनत झोंक देते हैं, और उसके विपरीत वे बच्चे हैं जो कि पूरे साल मेहनत करते हैं और उन्हें यह पता है कि वो टॉप परसेंटाइल में आएंगे और वो टॉप 1% या वैसे वाले बच्चे हैं। तो दोनों के लिए आई थिंक इसमें कोई अटकल या असमंजस की स्थिति होने के बजाय मैं ये सोचती हूँ कि हमें एक दिन की और प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जिस भी प्रकार से सीबीएसई ने 10th के लिए मापदंड निकाला जो कि बहुत फेयर था, उसी प्रकार से
12th के लिए भी आई एम श्योर बहुत कोई ऐसी लेके आएंगे सीबीएसई जिसे हम सब संतुष्ट होंगे। वो बच्चे भी जो कि हमेशा से पढ़ते हैं और टॉप पोजीशंस को टारगेट कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे भी जो लास्ट इम्तिहान पे ही अपना पूरा जोर लगाते हैं। तो मेरी ऐसे बच्चों से, या आपने कहा कि अगर ऐसा मेरा बच्चा हो, तो आई थिंक इतने हमें थोड़ा सा और सोच विचार करके सीबीएसई की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रिया जी, ये कहा जा रहा है कि 9वीं 10वीं और 11वीं के नतीजों को असेस किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि प्री बोर्ड को भी देखा जा सकता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके 10वीं के एग्जाम अच्छे नहीं हुए होंगे, वो ये कोशिश कर रहे होंगे कि वो 12वीं में बाजी मार ले जाएंगे और फिर आगे का जो उनका कॉलेज का करियर है वो बहुत शानदार होगा। बहुत से बच्चों के कुछ और तरीके की उलझने होंगी। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा मामला है। तो इसमें से बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है बच्चों के लिए? और जो बच्चे आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो क्या क्या सवाल कर रहे हैं? बच्चों के मन में इस टाइम पे यही एंजाइटी है कि कैसे उनको इवैल्यूएट किया जाएगा। देखिए, जो बच्चे, और ज्यादा एंजाइटी उन बच्चों में है जो कि सारा साल बहुत सिंसियर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ 12th के ही मार्क्स को लेंगे तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम बहुत सिंसियरली दिए हैं, और ये हम सब जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हैं कुछ के अनफेयर मीन से ऑनलाइन एग्जाम्स में अच्छा अटेन किए हैं। ठीक है, हालात ऐसे थे, वी कैन नॉट रियली जज एनीबॉडी, बट फॉर श्योर एंजाइटी है। लेकिन हमें डेफिनेटली ये बात है, जो सिंसियर बच्चे हैं उनका लॉस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। तो हमें कोई हर्ज नहीं है, अगर मेरे को, अगेन इट इज अ पर्सनल ओपिनियन, कि अगर हम 9 जो सिंसियर रहता है वो शुरू से ही, नॉर्मली बच्चे सिंसियर ही होते हैं, देखा जाता है ट्रेंड, तो हम कुछ परसेंटेज अगर उनका 9th का 10th का ले सकें, जैसे 11th में मैम ने कहा कि नॉर्मली वो थोड़े कैजुअल हो जाते हैं, लेकिन बट आई एम श्योर एज प्रिंसिपल्स हम ये रियलाइज करते हैं कि जो सिंसियर रहते हैं उस टाइम भी सिंसियर होते हैं, वो उस टाइम भी कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं। तो कुछ परसेंटाइल उनका इन सब ईयर्स का लेके, एंड डेफिनेटली 12th शुड बी द बेस ईयर। उन्होंने जो 12th में करा है, जो प्री बोर्ड एग्जाम दिए हुए हैं, बोर्ड ने हमें डायरेक्टिव दिया था कि मार्च के एग्जाम में प्री बोर्ड लेना है, उसकी हम एवरेज ले सकते हैं, और प्लस पिछले 3 साल के रिकॉर्ड की कुछ हम एवरेज निकाल कर अगर हम क्यूमुलेटिव रिजल्ट निकालें तो डेफिनेटली हो सकता है। बट इस पॉइंट पे मैं जरूर कहना चाहूंगी, दिस इज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, कि हमें सिर्फ कुछ लास्ट मिनट एग्जाम के ऊपर अपना नहीं बनाना चाहिए क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन। हमें क्यूमुलेटिव रिजल्ट थ्रूआउट द ईयर होना चाहिए। आई थिंक वी हैव टू रीलुक एट आवर करिकुलम एंड पेडागोजी। बिल्कुल आप प्रिया जी ठीक कह रही हैं, लेकिन बच्चे बहुत तरह के हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साल भर पढ़ते रहते हैं, जिनको हम पढ़ाकू बच्चे कहते हैं। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं और आखिर के महीने 2 महीने वो पढ़ करके बहुत अच्छी रैंकिंग हासिल करते हैं। अमिता जी, आप जरा ये बताइए कि जो पिछले साल का हमारा तजुर्बा है मार्किंग को लेकर के, वो इस साल हमारे कितने काम आने वाला है आपके एतबार से, टीचर्स के लिहाज से? पिछले साल ऐसा था कि आमतौर पे बच्चों ने तकरीबन सभी इम्तिहान दे दिए थे, क्योंकि और मैं बात ये कर रही हूँ कि 10वीं के तो हो ही गए थे, और कहाँ रही 12वीं का सवाल, उसमें भी आमतौर पे जो हमने देखा था, सर्वे जब करी थी सीबीएसई ने, तो 3 या 4 इम्तिहान कईयों ने 5 भी दे दिए थे। तो हमें बहुत ज्यादा इसमें फासला हमें नहीं देखना था, इसलिए जब हम आए थे इसको आगे बढ़ के कि जो आपका लास्ट पेपर है, जो अगर चौथा पेपर हुआ है उसमें जो मार्क्स हुए, या टेस्ट पेपर जो हुआ है उसके जो मार्क्स हम जिसमें नहीं हुआ है उसमें डाल लें, ताकि बच्चों को किसी तरह से कोई लॉस ना हो। तो मैं नहीं समझती हूँ कि पिछले साल इतनी परेशानी हुई थी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स तो हो ही गए थे, फरवरी में सारे खत्म हो गए थे, वो अपलोड भी हो गए थे। इस साल कई लोगों ने प्रैक्टिकल भी नहीं करे हैं। मैं खुद जानती हूँ कि मेरे यहाँ जैसे कि बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिकल नहीं हुआ, इलेक्टिव आर्ट का नहीं हुआ, बाकियों के हो गए। तो इसमें और पिछले साल की बराबरी तो करने का कोई मतलब ही नहीं। दूसरी बात यह है कि पिछले साल भी इस साल मैं समझती हूँ कि बच्चों को ज्यादा वक्त मिला है कि ऑनलाइन समझने में, क्योंकि जब इन्होंने ये ऑनलाइन समझना शुरू किया जून जुलाई के महीने में, वो एक अजीब सी खलबली थी, पर चलिए उसको 9 महीने वहां दिसंबर तक खींच लिया। उसके बाद टीचर्स भी समझदार हो गई, टीचर्स भी तरह तरह के मेथड्स उन्होंने आगे बढ़ाए, आजमाए। तो इस साल भी काफी कुछ ऑनलाइन काम किया गया है, और मैं समझती हूँ, मैं कहीं भी अगर किसी से भी बात करूं, कहीं ना कहीं बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ से फायदा हुआ है, बच्चों ने पढ़ाई करी है। बहुत ही पिछड़ी एरिया है तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर सकती। तो और ये आप सही कह रहे हैं ऋषि साहब कि एक तरह से हम एक इतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते, पर ये वक्त ही अजीब है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अजीब वक्त में कहना कि भाई यूनिफॉर्मिटी भी लाई है, सबको
तसल्ली भी दीजिए, सहानुभूति भी दीजिए। अब ये सब मतलब नहीं कहीं हो ना कहीं पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा रह जाएगा जिसकी वजह से सवाल उठाने वालों को मौका मिलेगा, कुछ बच्चों के साथ इनजस्टिस भी हो सकता है, आप ये भी कह रही हैं। संध्या जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हर बच्चे, ये आप कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ जी। कि हर बच्चे को कोई ना कोई हम मौका देंगे ताकि उसका जो हुनर है वो हल्का सा उभर के आए, बिल्कुल, ताकि निकल कहीं करके ना सामने कहीं आए। बच्चे को उसका एक मौका मिले। और वो कैसे होगा, वो मौका कैसे दिया जाएगा, इस पर अभी सोचना बहरहाल बाकी है। संध्या जी, एक बात जो अमिता जी ने कही कि प्रैक्टिकल और खासतौर से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो तो जब तक हम लैब में नहीं जाते तो हमको पता नहीं चलता कि केमिकल फॉर्मुलेशन करना है, फिजिक्स में कुछ बनाना है मुझे, तो वो सारी चीजें इस बार कैसे मुमकिन होंगी, कैसे आप उसमें मार्किंग करेंगे? तो जैसे अमिता जी ने बोला कि बहुत सारे स्कूल्स इंक्लूडिंग मेरा स्कूल, हम बहुत से साइंस प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। कभी हमारे एग्जामिनर बीमार हुए, कभी हमारा कोई बच्चा बीमार हो गया उसमें, तो इस वजह से हमने पहले ग्रुप में बच्चों को बुलाया और हमने बहुत एहतियात बरती, तो भी हमारे सेकंड ग्रुप तक आते आते किसी ना किसी पहले वाले ग्रुप में कोविड निकल आया। तो इस तरीके से, और एग्जामिनेशन तो नेक्स्ट चीज है। पहली चीज होती है कि आपने पूरे साल भर में बच्चों को कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया। सो अनलेस यू हैव गिवन देम द एक्सपीरियंस, अगर आपने उनको ये एक्सपीरियंस दिया ही नहीं है, हम लोगों ने बहुत सिमुलेशन की, हम बड़े रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर्स हैं, सिमुलेशन की, जब कभी स्कूल खुल पाया हमने बच्चों को बुलाया, पर पूरे साल जिस तरीके से आप बच्चों को एक्सपोज करते हैं एक स्किल के लिए, वो हम अनफॉर्चुनेटली इस बार उतना नहीं कर पाए। फिर हम अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी नहीं ले पाए। तो इसलिए पुराने परिप्रेक्ष्य में इस बैच को जज करना थोड़ा सा अनफेयर है। और जैसे आपने अमिता जी से एक बात पूछी थी कि पिछले साल पेरेंट जो बच्चों को जिस तरीके से इवैल्यूएट किया गया, तो जिस प्रकार से भी सीबीएसई ने हमें दिया था कि आप इवैल्यूएट कीजिए, उसमें एक और था कि अगर कोई बच्चा बहुत खुश नहीं है अपने मार्क्स से, तो वो दोबारा एप्लीकेशन दे सकता है कि वो बोर्ड एग्जाम लिखेंगे। मैं अपने स्कूल के लिए कह सकती हूँ कि हमारे पास एक भी किसी बच्चे की एप्लीकेशन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात बता रही हैं आप। अर्थ है कि कहीं हम पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य देख करके एक रिस्पॉन्सिबल बोर्ड और रिस्पॉन्सिबल स्कूल, और ये भी है कि हम अपना मत भी रख सकते हैं। अगर कोई डिसीजन होता है, आप स्टेक होल्डर्स को भी इंक्लूड करते हैं और उनका मत देखा जाता है। प्रिया जी, जैसे संध्या जी बता रही हैं कि उनके स्कूल में कम से कम कोई केस ऐसा नहीं आया कि जो इवैल्यूएशन हुआ, मार्किंग जो हुई, उसको लेकर किसी बच्चे ने या किसी पेरेंट ने किसी तरह की कोई शिकायत की हो या फिर एक फिर से एग्जाम के लिए एप्लीकेशन दी हो। आपका तजुर्बा इस मामले में क्या है? हमारे यहाँ पर भी कोई एप्लीकेशन नहीं आई थी, बच्चे बहुत सेटिस्फाइड थे। इनफैक्ट हमारे पास तो एक ऐसा केस भी था जिसमें एक लड़की ने सिर्फ एक एग्जाम ही दिया था और एक एडिशनल एग्जाम दिया था, तो उसको बेनिफिट दिया गया, उसको उसकी एवरेज बेस्ट रिजल्ट का उसको एवरेज लगा दी गई, उसके इंग्लिश का एग्जाम दिया था और उसको वही सारे मार्क्स बाकी में भी लगा दी गए, एंड शी वाज एट अ वेरी गुड सिचुएशन। सो बच्चे काफी सेटिस्फाइड थे और हमारे यहाँ पे भी कोई री इवैल्यूएशन का या री एग्जाम का कोई एप्लीकेशन नहीं आया। तो अमिता जी, ये मौका इस बार भी होगा बच्चों के पास, क्योंकि जो पढ़ाकू बच्चे हैं, जो बहुत पढ़ते हैं, जिन्होंने साल भर तैयारी की है, वो जरा मायूस हैं इस फैसले से। वो एग्जाम देना चाहते थे, किसी भी तरीके से देना चाहते थे, तो क्या ये मौका इस बार भी उनके पास होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मौका होगा और ये ऑप्शन दिया गया है सीबीएसई में। पर मैं कुछ इससे थोड़ा आगे बढ़ के कहना चाहूंगी कि देखिए, एक दफा ये सब आ जाएगा, रिजल्ट ईयर एंड का आ जाएगा, दो तीन ग्रुप्स को फायदा पड़ेगा। एक जो ग्रुप इंटरनेशनल बाहर जा रहा है, वो सिर्फ ये मांग रहे हैं यूनिवर्सिटीज को, तो वो कम से कम पिछले साल क्या हुआ था कि क्योंकि इतनी खलबली मच गई थी, इतनी परेशानी थी, उनको गैप ईयर लेना पड़ा, उन्होंने मिस कर दिया। इस साल ये बच्चे मिस नहीं करेंगे, तो एक ये फायदा होगा बच्चों का कि अभी ये जो जिक्र हुआ है कल, इससे अभी अगले 2-3 हफ्तों में जो भी करना है वो करके खत्म होगा। दूसरा ये होगा कि जो आप जिक्र कर रहे थे कि जो बच्चे एवरेज हैं या जिन बच्चों ने ज्यादा पढ़ा नहीं हो किसी कारण, वो भी आगे बढ़ के कुछ कर पाएंगे। जहां रहा यूनिवर्सिटी का सवाल, अब यूनिवर्सिटी को तो आपको कुछ डिवाइस तो करना ही पड़ेगा, तो वो जो डिवाइस करेगी, क्योंकि पहले ये होता था कि जो भी रिजल्ट आपको सीबीएसई दे रहा है उसी हिसाब से आपके कट ऑफ पॉइंट्स हैं। तो मैं ये इल्तिजा करूंगी यूनिवर्सिटी से कि कुछ ना कुछ डिजाइन तो उनको करना ही चाहिए, क्योंकि इस वक्त साउथ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं जो ऑलरेडी अपने इम्तिहान दे चुकी हैं
और बच्चों को प्रोविजनल एडमिशन दे चुकी है। तो नॉर्थ इंडिया में भी एक माइंडसेट हटा के सिर्फ सीबीएसई के ऊपर नहीं रिलाई करना, पर अपने भी कुछ इम्तिहान बनाए जो एनईपी में आया है उभर के कि 2022 तक आप कुछ ना कुछ अपना कुछ बनाए, ताकि ये बच्चे सिर्फ एक कंपार्टमेंट में नहीं फंस जाए 99 के और 98.9 और बच्चे को 100 आ रहा है कभी भी वो मायूस घूम रहा है। तो इस तरह की चीज हटाने के लिए यूनिवर्सिटी जरूर सोचे इसके बारे में और कुछ प्रस्थान रखे आगे, ताकि बच्चे आगे बढ़े। ये बहुत अहम बात। जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं उसके आगे भी करना चाहते हैं, मैं नहीं समझूंगी अगर चाहे मैं कितनी भी काबिल हूँ कि मैं क्यों जाके फिर से वही सीबीएसई किताबें पढूं। लिल्ला एक मुसीबत हो जाएगी कि फिर से वही किताबें पढूं, फिर जाके एक ऑप्शन लूं, फिर जाके अगस्त में कोई इम्तिहान दूं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो एडमिशन है वो मिल चुकी होगी। या यूनिवर्सिटी ये कहे कि साहब हम आपके एडमिशन पलटेंगे, 3 महीने बाद अगर आपको 99 मिल गया तो हम आपको कुछ और दे देंगे। अब मैं समझती हूँ कि ये जो डिबेट है, ये जो गुफ्तगू है, इसको आप अंत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं अमिता जी आप। संध्या जी, आप जरा इसमें दो बहुत अहम बातें हैं। 12वीं के बाद जो बच्चा है वो दरअसल सही मानों में दुनिया में कदम रखता है और दुनिया की लड़ाई को लड़ता है। तो बच्चे 3 तरीके से, एक तो बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं, एक बच्चे जो कॉलेजेस में जाएंगे और एक बच्चे जो अपने आसपास की स्कूल में पढ़ाई करेंगे, वो भी बहरहाल कॉलेज में तो जाएंगे। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, इस तरह के कितने बच्चों ने आपसे अब तक अप्रोच किया और उनके कंसर्न क्या मिले आपको? हमारे बहुत बच्चे हैं जो विदेशों में एडमिशन ऑलरेडी मिल चुका है। अब उन्हें सिर्फ ये 12th का जो ये रिजल्ट आएगा, ये उन्हें सबमिशन करना है और वो उन्हें शायद जुलाई अगस्त तक करना हो, और अगर उसमें कुछ डिले होता है तो बच्चे एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मुझे लगता है ये जो अनाउंसमेंट हुई है, इससे सारी उन बच्चों की समस्याओं का भी समाधान हुआ है। ठीक है प्रिया जी, लेकिन परीक्षा रद्द होने से मान लीजिए संध्या जी हैं या अमिता जी हैं, इनके घर का कोई बच्चा है तो उसको मार्क देना आपके लिए आसान हो जाएगा? यू मीन फैकल्टी के लिए? किसी जानने वाले बच्चे के लिए, या कोई बच्चा आपको पसंद है उसको भी? नहीं, बिल्कुल ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एंड आई थिंक हम लोग बहुत एजुकेशनिस्ट हैं और हमें इस तरह से एक बड़ा ओपन माइंडेड अप्रोच होनी चाहिए। इस तरह का सोच, आई डोंट थिंक दैट्स वेरी फेयर अप्रोच। जो है जो कहना चाहूंगी इसमें, बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। प्लीज पे हाथ रख दिया है और हर टीचर की दुखती नब्ज पे हाथ रखता है। ये जो क्लास डेफिसिट है, देखिए हर एक टीचर को कोई ना कोई बच्चा बहुत पसंद होता है और एक ग्लोबल फिनोमिना है। क्योंकि और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है कि जब एडमिशन चाहिए होते हैं तब तो पूछते हुए आते हैं साहब भैया हम आपके अलमनाई हैं, हम इस स्कूल के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते, और धारों धार लोग रोते हैं साइटेशन में कि भाई क्या होगा और बिना स्कूल के और टीचर। अमिता जी, वक्त इतना ही था, आपको सुनने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। संध्या जी, प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें बताई वो बच्चों के बहुत काम आएंगी और बच्चों को बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो भी, और तमाम जो बच्चे हैं वो अच्छे नंबरों से पास होंगे, उनकी जो सारी उम्मीदें हैं वो जरूर पूरी होंगी। तो इंडिया टीवी पर हम लगातार कर रहे हैं परीक्षा पर चर्चा। दोपहर 1 बजे हमारा टॉपिक होगा कि कॉलेज में कैसे तय होगी कट ऑफ लिस्ट, हाई जाएगी या फिर कम रखी जाएगी, इसी पर होगी बात। लेकिन एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों केंद्र, दिल्ली सरकार और सीबीआई को नोटिस भेजा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।